कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है और ये सीमा हैदर जो है वो अपना पति को बिना तलाक लिए उसे छोड़कर, उसका घर बेचकर, उसका विश्वासघात करके, वो जो मकान की रकम थी वो लेकर के, उसके 4 बच्चे लेकर के, उसके गहना वहना सब लेकर के वो दुबई के रास्ते भारत में नेपाल होते हुए जो है वो गलत तरीके से जो है वो एंट्री करी और बच्चों को ट्रैफिकिंग करके सचिन वगैरह ने वो लेके वहाँ से आए 4 बच्चों। उसके बाद कुछ टाइम तक ये छुपते छुपाते फिरते रहे, किसी को पता चला किसी को नहीं चला, और फिर ये आखिरकार बल्लभगढ़ हरियाणा से ये लोग पकड़े गए और इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और वो जाँच अब तक चल रही है। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी से इसकी कोई फाइनल रिपोर्ट भी पेश होगी। वो चल ही रही है, किस चाल से चल रही है वो आप भी देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है, देश का मीडिया भी देख रही है, और हम सब और आप सब देख रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद ये मामला लाइट में आया। लाइट में आने के बाद गुलाम हैदर की एंट्री हुई। गुलाम हैदर ने वहाँ से इंटरव्यू देने शुरू करे तो उसने अपने बच्चों की डिमांड रखनी शुरू करी कि भाई तू चली गई है, लेकिन कम से कम शुरू में तो वो कहता था कि वापस लौट जाओ, जो गलती की है उनकी माफ़ी मांग लो, वापस लौट जाओ। लेकिन जब देखा कि वो नई टस से मस हो रही है या गुलाम हैदर की बात का कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने अपने बच्चों की डिमांड शुरू की, जो कि जायज़ भी है। एक बायोलॉजिकल फादर को अगर किसी की पत्नी उसको छोड़ के चली जाए और वो नाजायज़ संबंधों में रहे और बिना तलाक लिए मकान बेचे और इस तरह हरकत करके वो चली जाए, तो एक बाप का स्वाभाविक रूप से ये बनता भी है कि वो अपने बच्चों को ले। चाहे वो सीमा के सपोर्टर भी हैं, अगर उनकी खुद की भी कहीं भाग जाती और वो उनके साथ ये एपिसोड हो जाता तो वो भी अपने बच्चों की डिमांड तो करते ही करते। तो दोस्तों, धीरे धीरे ये मैटर बढ़ता गया, मीडिया की सुर्खी बनता गया, और फिर ये आप सब हम सब और आम जनता के बीच ये मुद्दा पहुंचा। और ये मुद्दा जब पहुंचा आम जनता के बीच, तो जब ये मुद्दा पहुंचा आम जनता के बीच, तो ये घर घर तक भी पहुंचा, सोशल मीडिया के जरिए से, अखबार के जरिए से, और जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से भी ये मुद्दा घर घर तक, आदमी तक, बहन तक, माओ तक, बेटियों तक ये मुद्दा पहुंचा। उसके बाद गुलाम हैदर ने जो है वो गुलाम हैदर अंसार, वहाँ पर साहिद हुसैन एक पत्रकार है जो अपना चैनल भी चलाते हैं, उनसे मिले। वो उनको लेकर के अंसार बर्नी साहब के पास गए। अंसार बर्नी साहब से रिक्वेस्ट की थी इसके 4 बच्चे हैं, दिलाए जाएं, आपका कोई वकील जानकार हो या आप, क्योंकि वो भारत में आते रहे हैं, भारतीय लोगों की रिहाई वो शुरू से करवाते रहे हैं। मेरी भी उन्होंने मदद की है, जब मैंने भारतीय लोगों की रिहाई करवाई उसमें भी काफ़ी मदद की है। गीता केस में भी, जब मैं गीता को लेके आया था तो उस केस में भी काफ़ी मदद की है। तो उनके संज्ञान में ये मामला आया। तो जब ये उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे, हालांकि मेरे नॉलेज में था ये केस, लेकिन मैं इसको ना तो अप्रोच कर रहा था ना इसको छेड़ रहा था। हाँ, अखबार में पढ़ता था, सोशल मीडिया पे देखता था, और जो न्यूज़ पे चलती थी खबरें वो भी मैं टीवी में सामने आती थी, तो आँख तो कोई बंद नहीं कर सकता, उनको देखता था। लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं ये केस को पकड़ूँ या इस केस को करूँ। लेकिन जब मुझे अंसार बर्नी साहब का टेलीफोन आया, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये 4 बच्चों का केस है, सीमा हैदर का केस है, और आपसे अच्छा और इस मामले का जानकार इंटरनेशनल लेवल का हमें हमारी नज़र में नहीं है, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा सर, मैं तो एक छोटा सा वकील हूँ, लेकिन अगर आपका विश्वास है तो मैं आपको हाँ करता हूँ। मैंने इस केस की जो हाँ की वो कोई रुपया पैसा या कोई फीस लेने के लिए नहीं की। इस केस की जो मैंने हाँ की वो सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीयों के लिए की, अपने भारत के वासियों के लिए की, अपने भारतीय कैदियों के लिए की, जो हमारे भारत के बहुत सारे कैदी पाकिस्तान की जेल में हैं। कोई मछली पकड़ने के लिए गया, कोई गलती से बॉर्डर पास कर गया, या किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो वो बहुत सारे लोग, जिनमें ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के कम लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि अगर आप इन 4 बच्चों को यहाँ से वापस सकुशल दिलवा दोगे, वापस चले जाएंगे, सीमा को जेल करा दोगे और ये किस केस को कामयाब कर दोगे, तो मैं, जो हमारे भारत के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की जेलों में हैं, तो मैं उनको छुटाने में मुझे काफ़ी आसानी होगी। मैं वहाँ जेल में, जैसे मैं पहले जाता रहा हूँ, जेल में जा करके वहाँ पर जेलों का मुआयना करूँगा, जेलों की इंस्पेक्शंस करूँगा और भारतीय लोगों से मिलूँगा जो वहाँ कैदी हैं, और उन कैदियों को मैं वहाँ के वकील मुहैया कराऊंगा, उनकी लिस्ट बना करके कि कौन कैदी, भारतीय कैदी किस जेल में है, तो उनकी एक प्रॉपर लिस्ट लेकर के जेल सुप्रिटेंडेंट से उनका पता, टेलीफोन नंबर सब लेकर के उनके घर, क्योंकि बहुत से जो हमारे भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेलों में बंद है, उनके घर वालों को यही नहीं पता होता कि हमारा बंदा समुद्र में मर गया, नाव डूब गई, वो वापस नहीं आया, मछली पकड़ने गया था, वो कहाँ है।
उनको ये भी नहीं पता होता कि वो पाकिस्तान की जेल में है, उनको सालों सालों तक पता नहीं होता। तो मेरे दिमाग में देशभक्ति की एक सेवा थी, एक भारतीयों की सेवा के नाते, एक इंसानियत के नाते ये मेरा ख्वाब था, ये मेरी इच्छा थी कि मैं उन भारतीय कैदियों की जैसे मैं पहले मदद करता आया हूँ उनको छुड़ाने में। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में भी एक केस फाइल किया था, मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार, तो उसमें भी काफ़ी लोग छूट के आए थे। और कराची हाई कोर्ट में भी मैंने एक केस फाइल किया था, उसके मोमिन मलिक बनाम सिंध सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो उसमें भी काफ़ी लोग छूट के आए थे जिनकी सज़ा पूरी हो गई थी। तो बीच बीच में भी मैं अंसार बन्नी से मिलके, और बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो भारत के बारे में अच्छा समझते हैं, अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के साथ मिलके मैंने भारतीय कैदियों के लिए हमेशा कोशिश की है, और हमेशा इंसानियत के नाते, बिना फीस के, बिना लालच के, मैं इंसानियत के नाते उनके लिए मेहनत और कोशिश करता रहा हूँ। तो ये केस मैंने इसीलिए लिया था कि इस बहाने में अपने बहुत सारे भारतीय कैदियों की रिहाई में कर पाऊँगा। भारत की पाकिस्तान की जेलों से बहुत सारे मैं भारतीय कैदियों को मैं छुड़ाने में कामयाब हो जाऊँगा। इस इंसानियत के नाते से और इस नीयत से मैंने इस केस को किया, और बड़ी लगन और हिम्मत और मेहनत से मैंने इस केस को अंजाम तक पहुँचाया, जो अब फाइनल दौर की तरफ ये केस है। इसके बदले में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से तो नफरत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आई हुई सीमा को अच्छा मानते हैं। जो कुछ लोग पाकिस्तान को तो गालियाँ देते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आई हुई सीमा को जो है वो अपने घर के सदस्य तक मानते हैं, उनको भाभी और इस तरह की बातें करते हैं। और उन लोगों के टारगेट पे मैं आया, मेरे खिलाफ कैसे कैसे एलिगेशंस लगाए गए, सोशल मीडिया पे आकर के बदनाम करने की कोशिश की गई, पर्सनल अटैक किए गए, मेरे बारे में गलत जो है ना नाम का प्रचार और प्रसार किया गया। मैं सब कुछ सहता रहा। मुझे खुद जो है सीमा के मुंह बोले भैया ने ये तक कहा कि इसका आतंकवादियों से संबंधित है। अगर मेरा आतंकवादियों से संबंध होता तो ये आज तक जिंदा होता, इतनी बात कह के। या कोई दुनिया का आदमी जिसका आतंकवादियों से संबंध हो और उसको कोई छेड़ दे तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। और ये कहा कि इसको हवाला का पैसा आ रहा है, अरे हमारे पास परमात्मा ने पहले ही बहुत दे रखा, हमें क्या जरूरत है। हमें कहा कि फंडिंग आ रही है। तो इस प्रकार के हमारे 25-30 साल के कैरियर को बिगाड़ने की कोशिश की गई, वो भी हमने सहन किया और उस पर कानूनी कार्रवाई की जो चल रही है। जिनका आने वाले समय में जो है उन लोगों को पता चलेगा, उनको हमने माफ़ी मांगने का भी मौका दिया कि आप माफ़ी मांगिए, वरना तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और ना नोटिस का जवाब दिया, तो हमने कानूनी कार्रवाई की। और आने वाले समय में वो पैरों पे भी पड़ेंगे, माफिया मांगते फिरेंगे, लेकिन हम उनको रहम का कोई खाना उनके लिए नहीं होगा। हमारे खिलाफ भी झूठे मुकदमे कोर्ट में फाइल किए गए, एलिगेशंस लगाए गए, जी सीमा की बेइज्जती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे सीमा की हम क्या बेइज्जती कर रहे हैं? सीमा के बारे में पूरी दुनिया लिख रही है, वो इलीगल आई है, इलीगल रिलेशन में रह गई है, तो अपनी बात को रखना क्या बेइज्जती है? लेकिन चलो मुकदमे फाइल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने भी 13-14 मुकदमे लगा रखे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। कुछ यूट्यूबर्स इधर से भी आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर पाकिस्तान से भी आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ दुनिया के हर आदमी, हर इंसान जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, वो लोग भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं।